डिस्कस करेंगे बच्चों हम नया चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। चैप्टर इजी है बच्चों। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें वर्क। हम वर्क, तो बच्चों वर्क जो है वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो W इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं बच्चों वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए यहां डॉट आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। अब बच्चों तीन टाइप का वर्क होता है, तीन टाइप का, यहीं से पता लग जाएगा कैसे। W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो बच्चों नंबर वन पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क में क्या होता है बच्चों कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 डिग्री है, तो वर्क देख लो क्या बन गया, एफ एस कॉस 0। सो W इज इक्वल्स टू एफ एस बन गया। तो ये बन गया बच्चों पॉजिटिव वर्क, पहली टाइप। नंबर टू नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क में समझना बच्चों, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, जैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। आप कहोगे पॉजिटिव का कोई एग्जांपल देना। अरे भाई आप किसी चीज को धक्का मार रहे हैं, किसी गाड़ी को धक्का मार रहे हो, तो वो गाड़ी आगे चल रही है और फोर्स भी आगे चल रही है, तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया। लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट ऐसे और फ्रिक्शन ऐसे एक दूसरे के अपोजिट है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, थीटा 180 डिग्री है, तो W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, और थीटा हो गया 180 डिग्री, तो क्या आ गया वर्क एफ एस कॉस 180 डिग्री, तो वर्क आ गया बच्चों नेगेटिव। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव हो गया बच्चों। अब तीसरा नो वर्क डन, नो वर्क डन। तो देखिए फिजिक्स की बात कुछ अलग है, आप इसको सोसाइटी से ना सोचें कि हमने बहुत काम कर दिया। देखिए ये फोर्स लग रही है कोई F, और ऐसे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट S। बच्चों थीटा तो 90 डिग्री है ना, जब थीटा 90 है तो जरा देखना W इक्वल टू एफ एस कॉस 90, तो वर्क तो 0 हो गया, वर्क तो 0 हो गया। तो अगर आप अपने सर पे कोई चीज रख के खड़े हो जाओ तो आपने कोई वर्क नहीं किया, आपका वर्क 0 है उस टाइम। क्यों? क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। तो इस तरीके से वर्क के आपको तीन फॉर्म पता लगे, वर्क के आपको तीन फॉर्म पता लग गए। अब एक चीज और देख लो कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट उसके बीच में, तो वर्क डन जरा वेक्टर फॉर्म देखना भाई, एफ ले लो, एफ एक्स आई एक्सिस में, जे एफ वाई के एफ जेड। बच्चों डिटेल आपके नोट्स में है सब कुछ, आप यहां से सिर्फ समझें, बाकी आपके नोट्स में लिख रहा है सब। तो एफ वेक्टर जो है वो ये बन गया, और एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ले लो, तो आई एक्स एक्सिस, जे वाई के जेड, कैप लगाया करो बच्चों, यूनिट वेक्टर पे कैप लगाया करो। तो एफ डॉट एस कर दो आप, क्या आ गया वर्क। तो जरा देखना बच्चों, आई एफ एक्स जे एफ वाई
के एफ जेड डॉट एस वाला, तो आई एक्स जे वाई के जेड, तो क्या बन गया बच्चों, डॉट प्रोडक्ट करोगे आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ, ये डॉट प्रोडक्ट आपने वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो वर्क इक्वल टू एफ एक्स एक्स के साथ एक्स एफ एक्स हो गया, प्लस में वाई एफ वाई हो गया और जेड एफ जेड हो गया। तो बच्चों देखो, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स वर्क हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में। तो ये वर्क डन वेक्टर की फॉर्म में आ गया आपका, और ये वर्क डन के आपके टाइप्स हो गए। तो इस तरीके से आपका वर्क टॉपिक खत्म होता है। अब बच्चों पढ़ते हैं पावर। तो आपको बताइए कि पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन टाइम, कोई बात नहीं है। अब जब पावर W अपॉन T होता है तो वर्क का फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए, वर्क फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब एफ एस कॉस थीटा बाय टाइम, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या बन गया, वेलोसिटी। तो पावर इज एफ वी कॉस थीटा। अब बच्चों यहां भी तो थीटा है, तो पावर भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है। अब बात करते हैं पावर की यूनिट की। तो वर्क और पावर दोनों की यूनिट समझ लो। वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, और वर्क की सीजीएस यूनिट होती है अर्ज। और आपको पता ही है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ज। नोट्स में लिखा हुआ आपके साथ 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ज। ये रिलेशन है आपका कि 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ज होती है। अब बच्चों यूनिट करते हैं, बात करते हैं पावर की यूनिट की बात। तो पावर की जो ऐसा यूनिट है वो है वॉट। ऐसा यूनिट, इसकी बिगर यूनिट है किलोवाट केडब्ल्यू, और इसकी जो कमर्शियल यूनिट है वो है बच्चों किलोवाट आर KWH, किलोवाट आर। ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है बच्चों, किलोवाट आर। तो किलोवाट आर इसकी कमर्शियल यूनिट है, नोट्स पे लिखा हुआ आपके। अब एक रिलेशन और है कि 1 हॉर्स पावर, HP मतलब हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर बच्चों 746 वॉट होती है। तो ये निकल आया आपका पावर। तो हॉर्स पावर 746 वॉट। तो ये थे बच्चों पावर के रिलेशन और पावर की डेफिनेशन वगैरह, पावर के फॉर्मूले। पावर भी आपका खत्म होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों टॉपिक एनर्जी। तो एनर्जी जैसा कि आप जानते हो कि द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब बच्चों एनर्जी तो बहुत सारे टाइप की हैं, आपके सिलेबस में पोटेंशियल और काइनेटिक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के 2 डेरिवेशन है बच्चों आपके सिलेबस में, एक सिंपल मेथड से अलजेब्रिकल और दूसरा कैलकुलस से। तो पहले काइनेटिक एनर्जी सुनिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी और मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। आपके नोट्स में है डेफिनेशन। तो काइनेटिक एनर्जी E के आपको निकालनी है। देखना बच्चों, ये एक सरफेस है, ये एक बॉडी रखी है, और ये चलते चलते अब यहां पहुंच गई।
चलते चलते यहां पहुंच गई बच्चों। तो एज वी नो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहां मोशन आ गई है इसलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज कर ली। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as बिकॉज u इक्वल टू 0। देखो बच्चों इनिशियली तो ये रेस्ट पे थी ना, इनिशियली ये रेस्ट पे थी, आपने इसमें फोर्स लगाई तो ये बॉडी आगे चली गई, और आगे चली गई तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया, s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया इससे। तो ये s वही डिस्प्लेसमेंट है, और क्योंकि आपने इस पे फोर्स लगाई, F लगाई फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी आ गया इसमें। तो यहां से बच्चों a निकाल लो, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, लेट इट बी नंबर 1। अब आपको निकालनी है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बच्चों वर्क निकाल दो। तो देखिए सिंस W इज इक्वल्स टू F इंटू S और W इज इक्वल्स टू ma, ये रहा S, तो बच्चों a यहां लाके पुट कर दें, तो W इज इक्वल्स टू m, a की जगह v स्क्वायर बाई 2s, v स्क्वायर बाई 2s, और ये रहा s, s से s कट गया, तो बच्चों वर्क इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। और जैसा आप जानते हैं कि वर्क ही तो एनर्जी होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं E के काइनेटिक एनर्जी, और वो बन गया हाफ m v स्क्वायर। तो बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला बन गया। अब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से लिंक करना हो, मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन आ गया, तो देखो बच्चों ये यहीं पे लिंक हो जाएगा। देखिए अब एज वी नो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, भाई मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ये रही वेलोसिटी बच्चों। तो यहां से v क्या बन गया, p अपॉन m। इस v को उठा के यहां रख देते हैं, और जब इस v को उठा के बच्चों यहां रखेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर की जगह p स्क्वायर बाई m स्क्वायर। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी m से m कट गया, सो p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो बच्चों ये एक रिलेशन बनके तैयार हो गया आपके सामने, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम का एक रिलेशन आपके सामने ये बनके तैयार हो गया। अब बच्चों ये तो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ी, ये तो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ी बच्चों एल्जेब्रिकल फॉर्म में। अब अगर आपको कैलकुलस फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी पढ़नी हो, तो देखते हैं कैलकुलस फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। तो बच्चों कैलकुलस फॉर्म मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो देखते हैं बच्चों dW छोटा स्मॉल वर्क, तो फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट को चाहे dx लिख दो, चाहे dr लिख दो, चाहे ds लिख दो, कुछ भी लिख दो, सब चीजें एक बराबर है, सब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो dW इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, dv by dt। सो dW m, इसको लिख लो dv by dt dx। तो बच्चों dW m dv
और ds बाई dt, ये बन गया वेलोसिटी। तो dw m v dv। और अब बच्चों इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर देते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो dw इंटीग्रेशन 0 से लेके w तक। अब यहां पे बच्चों m को तो बाहर निकाल दो, v dv का इंटीग्रेशन कर देते हैं। और बच्चों लिमिट क्या लोगे, u से लेके v तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो बच्चों dw का इंटीग्रेशन हो गया w, 0 से w, यहां पे m बच्चों v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब u से लेके v तक। अब बच्चों u तो यहां 0 है ना, आपने पिछले एक्सप्रेशन में देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी को तो आप 0 लेके चले हैं ना। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो देखना क्या बन जाएगा, यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0। तो ये बन गया बच्चों हाफ, तो ये रहा m, ये रहा, तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो बच्चों ये जो w है ये बन गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी E के, एंड दिस इज हाफ m v स्क्वायर। देखो वही चीज आ गई, नहीं आ गई बच्चों? तो ये आ गई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मेथड से। तो ये काइनेटिक एनर्जी के दो डेरिवेशन आपके हो गए, एक अलजेब्रिकल और दूसरा आपका कैलकुलस मेथड से। बच्चों यहीं से एक टॉपिक आप प्रूव कर सकते हो और वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। डेफिनेशन आप अपने नोट्स में देखें। डेरिवेशन के लिए आप क्या करेंगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में बच्चों ये स्टेप सेम, ये स्टेप सेम, ये स्टेप सेम, ये स्टेप सेम, ये स्टेप सेम। बच्चों यहां से लेके यहां तक तो एज इट इज लिख दो। आप समझ रहे हैं टॉपिक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। देखिए ये भी स्टेप सेम है, लेकिन बच्चों यहां u को अब आप 0 ना लें। मतलब इस टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। मतलब क्या है कि कोई चीज चलती हुई आ रही थी और आपने और तेज भगा दिया उसको, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी भी थी और फाइनल वेलोसिटी तो उसमें है ही। तो देखो बच्चों w माइनस 0 क्या बन गया, यहां से 2 बाहर निकाल दो, तो m बाई 2 तो ये रहा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया बच्चों, क्योंकि इस टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है बच्चों। तो देखो w इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। So W is equals to kinetic energy final minus kinetic energy initial। तो बच्चों ये बन गया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। बच्चों 3 डेरिवेशन सीख लिए आपने यहाँ, काइनेटिक एनर्जी का अलजेब्रिकल, काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलस और वर्क एनर्जी थ्योरम। ये टॉपिक खत्म होता है जी। अब बच्चों डिस्कस करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये भी टॉपिक बहुत आता है पेपर में। एक स्प्रिंग को जब बच्चों हम खींचते हैं तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं, और अगर हम उसे छोड़ते हैं तो वो वापस आ जाती है। तो वो वापस कैसे आ रही है, क्यों आ रही है? किसी भी चीज को चलने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है। तो जो हमने वर्क किया स्प्रिंग को खींचने में, वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, और वही एनर्जी
उसको वापस ले आती है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बच्चों। तो देखना, ये एक स्प्रिंग ले लिया आपने और आपने इसको थोड़ा सा बच्चों खींच दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करा दिया dx। तो देखो F जो आपने बच्चों इसको खींच रहे हो, इसमें F प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो F इज इक्वल्स टू kx, लेट इट बी नंबर 1। तो F इज इक्वल्स टू kx where k is the spring constant बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब नाउ वर्क डन, तो छोटा सा वर्क डन ले लो बच्चों, छोटा सा खींच रहे हो ना उसे, स्मॉल वर्क डन। तो dw इक्वल टू f इनटू dx डॉट, जिस डायरेक्शन में खींच रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा 0 है बच्चों। तो dw फोर्स की जगह kx, dw फोर्स की जगह kx हो गया इनटू dx। अब अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है, डेरिवेशन की डिटेल आप अपने नोट्स में देख लो, यहां सिर्फ सीखो समझो, लिखना आपको अपने नोट से है। तो फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फॉर टोटल वर्क लो बच्चों इंटीग्रेशन कर दिया, dw 0 से लेके w तक, जब 0 से लेके w तक करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन, तो k तो बाहर, x dx का इंटीग्रेशन बच्चों। अब इनिशियल लिमिट तो ले लो 0, और बच्चों फाइनल लिमिट तो कुछ भी हो सकती है, x f जितना भी आप खींचोगे। तो dw का इंटीग्रेशन w, लिमिट 0 से w, k तो बाहर है, x स्क्वायर बाई 2 हो गया इंटीग्रेशन। बच्चों x की पावर 1 है ना, 1 में एक इंक्रीज कर दो, जो रूल होता है इंटीग्रेशन का, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जितना ऊपर आएगी पावर उतने से ही नीचे डिवाइड हो जाएगी, इंटीग्रेशन का रूल है बच्चों। और लिमिट लगा दो, x इक्वल टू 0 से x फाइनल तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट बच्चों माइनस नीचे वाली लिमिट, तो w माइनस 0 इज इक्वल्स टू हाफ k x फाइनल का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, सो w इज इक्वल्स टू हाफ k x फाइनल का स्क्वायर। और बच्चों ये जो w है यही तो बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और आंसर ये आ गया हाफ k x फाइनल स्क्वायर। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग बच्चों। खत्म होता है ये टॉपिक। अब बच्चों हम पढ़ेंगे वर्क डन और पावर दोनों ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब बच्चों जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे स्लिप हो रही हो, देखो जैसे ये चीज ऐसे करके स्लिप हो जाए, तो वर्क डन तो इसमें भी होगा ना। तो वर्क डन पावर निकालेंगे ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। देखो बच्चों ये एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया, इसमें थीटा है एंगल ऑफ रिपोज, जिस पे कोई बॉडी फिसल जाती है, जिस एंगल पे, उसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो बच्चों ये रख दी बॉडी, अब जिस तरीके से ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, और अगर आप इसको टेढ़ा करोगे तो देखो बच्चों ये ऐसे करके टेढ़ा हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा हो गया बच्चों। तो ये जो बॉडी है इसका वेट तो काम कर रहा है नीचे, वेट तो आ गया बच्चों नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन हो गया ये ऐसे करके टेढ़ा। देखो ना ये रहा माना नॉर्मल रिएक्शन, ये देख लो ये बॉडी और ये नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर ये टेढ़ा होगा तो देखो ना नॉर्मल रिएक्शन ऐसे करके टेढ़ा हो गया, पहले ऐसे था 90 डिग्री पे, अब एंगल तो 90 रहेगा,
तो जब ये इंक्लाइंड हुआ तो ये भी ऐसे करके टर्न ले गया, ये भी इंक्लाइंड हो गया। तो ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। अब बच्चों इस mg के दो कंपोनेंट्स तोड़ दिए, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो ये रहा ना थीटा, तो ये तो हो गया बच्चों mg cos थीटा। कीप इन माइंड ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बाय ज्योमेट्री लिख देना। तो mg के दो कंपोनेंट तोड़ दिए, mg cos थीटा और ये वाला mg sin थीटा। जहां थीटा होता है वहां cos थीटा कंपोनेंट होता है बच्चों। तो ये mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब ये बॉडी ऐसे नीचे फिसल के आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रही है बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स तो अगेंस्ट काम करेगी ना, तो ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रही है। तो जरा देखना, फिर भी अगर ये बॉडी नीचे आ रही है तो F नेट नीचे की डायरेक्शन में हो गई। तो जरा देखना F नेट इज इक्वल्स टू mg sin थीटा नीचे माइनस फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट लग रही है। अब जैसा कि तुम एक रिलेशन जानते हो, जैसा कि एक रिलेशन जानते हो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई R। भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से बच्चों ये रफ में है सारा, तो F इज इक्वल्स टू म्यू R हो गया ना, ये रफ वर्क है बच्चों। तो यहां पुट कर दो F नेट mg sin थीटा माइनस म्यू R, where R is normal reaction। अब R किसके इक्वल है? R को कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है। और mg sin थीटा बच्चों इसको नीचे लेके आ रहा है। देख लो ना, ये जो बॉडी नीचे आ रही है इसको mg sin थीटा लेके आ रहा है, इसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन है, इसीलिए दिस माइनस दिस। अब R की जगह हम लिख देंगे mg cos थीटा, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन एंड mg cos थीटा आर इक्वल। तो F नेट इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बच्चों। अब देखना, अगर तुम्हें सिर्फ फोर्स निकालने को आए तो F नेट इज इक्वल्स टू mg बच्चों बाहर निकाल सकते हो आप, यहां भी mg है और यहां म्यू तो ये रहा, R की जगह mg cos थीटा है। तो बच्चों mg बाहर निकाल दिया तो ये बन गया म्यू R। तो mg बच्चों बाहर निकाल दो तो क्या बच गया sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो ये बच्चों फोर्स का आपका फॉर्मूला आ गया। फोर्स का बच्चों तुम्हें एक्सेलरेशन दे दे, तुमसे पूछ ले एक्सेलरेशन निकालो, तो F की जगह ma mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। बच्चों m से m कट गया तो a बन गया g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो लो बच्चों a निकल गया। माना वो तुमसे पूछता है वर्क, कि वर्क निकालो इंक्लाइंड प्लेन पे, देखो कितने सारे डेरिवेशन निकलते जा रहे हैं। वर्क निकालो अब इससे, तो वर्क क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहां से निकलेगा, यहां से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो mg s डिस्प्लेसमेंट, अंदर यही sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वर्क। सो W इज इक्वल्स टू mg s sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा।
तो ये आ गया बच्चों वर्क डन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। और अगर बच्चों कोई तुमसे पावर पूछ ले तो तुम्हें पता है कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो देखो W डिवाइडेड बाय T, तो इधर भी तो T से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो mgs डिवाइडेड बाय T sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बच्चों। सो W बाय T बन गया पावर, सो mg बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम बन गया वेलोसिटी। तो ये बन गया v sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो बच्चों ये बन गया पावर। अब आप देखो फोर्स आपने निकाल ली, एक्सीलरेशन आपने निकाल लिया, पावर आपने निकाल ली, वर्क आपने निकाल लिया। तो फोर्स सीख गए, एक्सेलरेशन सीख गए, वर्क सीख गए और पावर सीख गए, चार डेरिवेशन सीख गए बच्चों आप यहां पे। अब इसमें एक स्पेशल केस सुन लो कि अगर फ्रिक्शन जीरो है, अगर आपका फ्रिक्शन जीरो है तो बच्चों इस वाले फैक्टर को जीरो कर दो। देखो ना, अगर F है ही नहीं कुछ भी तो इस वाले फैक्टर को जीरो लिख दो, तो ये सारी जगह जीरो होता चला जाएगा और क्या बचेगा खाली mgv sin थीटा। इस पूरे पोर्शन को हटा देना अगर फ्रिक्शन जीरो है तो ये हो गया बच्चों आपका 4 डेरिवेशन एक साथ खत्म हो गए आपके। ओके, और अब बच्चों ये टॉपिक इस चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है कि अगर आपने एक बॉडी को फ्री फॉल करा रहे हो तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करना है उसमें। यानी कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका। तो देखो बच्चों, ये एक पर्टिकुलर हाइट ले ली और इसमें 3 पोजीशन ले लो बच्चों, ए टॉप पे, बी पोजीशन यहां और सी पोजीशन जस्ट ग्राउंड पे। अब यहां एक बॉडी रखी है मास m की, मास बॉडी का m है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब बच्चों इसकी जो टोटल हाइट है वो h है। अब जब ये बॉडी ऊपर से गिरी तो ये हाइट हो गई बच्चों x, टोटल हाइट h है। x पे आ गई बच्चों वो बॉडी, तो यहां से यहां तक कितनी बचेगी अब h माइनस x बचेगी बच्चों। तो तुम्हें प्रूफ करना है बच्चों, प्रूफ करना है तुम्हें कि तीनों पोजीशंस पे बच्चों टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तीनों पोजीशन पे। तो देखते हैं एक एक करके हम। पहले एट पोजीशन ए, तो बच्चों टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो बच्चों आप जानते हो उसका फॉर्मूला mgh, हाइट। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि द एनर्जी possessed in the body due to its position and configuration is called potential energy। तो बच्चों टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों डेरिवेशन अपने नोट्स में ही देखो, प्रॉपर आपको वहीं लिखा मिलेगा, यहां सिर्फ आप समझो। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हो गया, लेट इट बी x। आप जरा काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो
E के हाफ मास, लेकिन बच्चों इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 0, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 आ गई टॉप पे, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है ना बच्चों, स्टेशनरी है बॉडी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, mg, यहां से कितनी ऊपर है, h, तो mgh हो गई। तो क्या बन गई बच्चों, टोटल एनर्जी A पे, पोजीशन A पे, काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस mgh, तो बच्चों टोटल एनर्जी A पे बन गई mgh। ये तो आ गई पहली बात। अब निकालेंगे बच्चों पोजीशन B पे, तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन B, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, बहुत ज्यादा, इसको बड़े ध्यान से समझना है, और ये B वाला पोर्शन काफी टफ है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट B निकालेंगे बच्चों। अब देखना ऊपर से तो ये यहां तक आ गई ना, तो एट पोजीशन B, तो टोटल एनर्जी B पे, काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। तो देखते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी B पे, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एट B क्या आ जाएगी बच्चों, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर। अब बच्चों जो हाफ mv स्क्वायर है, इसको खाली v स्क्वायर नहीं लिख सकते ना, अब हम इसको v स्क्वायर नहीं लिख सकते बच्चों। कैसे लिखेंगे इसको, जरा समझना ध्यान से, ये बड़ी समझने वाली बात है। तो लेट इट बी 1, तो एज वी नो कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2, अब बच्चों ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहां लिखेंगे g, 2g लिखेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बन गया। और बच्चों उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, यहां से यहां तक x ट्रेवल कर ली, तो ये बन गया 2gx। तो v स्क्वायर बच्चों u क्या था, 0, इनिशियली तो वो रेस्ट पे, देखो u तो 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gx। इस v स्क्वायर को बच्चों लाके यहां पे रखेंगे हम इक्वेशन 1 में, तो क्या बन गई काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी बन गई हाफ m 2gx, बच्चों 2 ने 2 काट दिया, तो काइनेटिक एनर्जी बन गई बच्चों mgx, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं B पे, ये ही टेक्निकल है बस। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन B पे, तो देखना बच्चों नीचे से कितना ऊपर है B, h माइनस एक्स, तो हाइट हो गई h माइनस एक्स, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mgh माइनस एक्स। तो क्या बन गई पोटेंशियल एनर्जी B पे, ये बन गई बच्चों mgh माइनस mgx। तो ध्यान रखो h माइनस एक्स हुई, ये जो है h माइनस एक्स, x लिखा हुआ बच्चों ये x, तो mgh माइनस mgx ये आ गई। तो जरा देखना टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये रही और पोटेंशियल एनर्जी ये रही, इक्वेशन 3 ले लो, दोनों को प्लस कर दो। जब दोनों को प्लस करोगे तो टोटल एनर्जी बच्चों काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो यहां से तो हो गया mgx प्लस, देखना बच्चों ध्यान से, mgh माइनस
mgx। ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को प्लस कर दिया है बच्चों। mgx से mgx कैंसिल हो गया और आप देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी एट बी बच्चों mgh बचा। ये देखिए बच्चों, तो टोटल एनर्जी एट ए mgh आया, टोटल एनर्जी एट बी mgh आया, तो दो जगह तो सेम हो गई। जरा तीसरी जगह और देख ले, पोजीशन सी पे अगर तीसरी जगह भी mgh आ गया आंसर, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरीफाइड है। तो देखते हैं पोजीशन सी पे, पोजीशन ए पे आपका आ चुका mgh। तो बच्चों एट पोजीशन सी, ये रहा बच्चों सी पोजीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, नीचे आ गई भाई। तो एट पोजीशन सी टोटल एनर्जी सी पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई जीरो क्योंकि जमीन पे गिर गई ना। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, E के हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर। अब बच्चों इस वेलोसिटी स्क्वायर को तो निकालना पड़ेगा ना हमें, तो देखते हैं कि एज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2g बच्चों ऊपर से नीचे आ रही है, और ऊपर से कितना नीचे आ चुकी, h हाइट आ चुकी। अरे जब जमीन पे आ गई तो पूरी की पूरी हाइट h ही तो ट्रेवल कर ली बच्चों, तो 2g h बन गया बच्चों। तो इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, u तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चों हर बार जीरो लेनी है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया, हाफ m v स्क्वायर। तो क्या बन गया काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर की जगह 2gh, 2gh, 2 ने 2 काट दिया, तो काइनेटिक एनर्जी बन गई mgh। और अब देखना बच्चों फाइनल आखिरी स्टेप क्या बन गया कि टोटल एनर्जी एट C इज इक्वल्स टू 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है बच्चों, देख लो ना, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, प्लस में काइनेटिक एनर्जी mgh। तो बच्चों टोटल एनर्जी एट C इज इक्वल्स टू mgh। और अब आपने क्या देखा कि चाहे पोजीशन A हो, क्या आंसर आ रहा है वहां, टोटल एनर्जी A पे आया है mgh। चाहे पोजीशन B हो, क्या आई है टोटल एनर्जी mgh, और चाहे C हो तो टोटल एनर्जी क्या आया है mgh। तो बच्चों हर जगह सेम आंसर आया है mgh mgh mgh। इट मींस टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। खत्म होता है इस तरीके से ये टॉपिक आपका। अब पढ़ेंगे बच्चों हम वर्क पावर एनर्जी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे एक्सक्लूसिव टॉपिक कोलिजन का। 5 मार्क्स में आपके पेपर में कंफर्म है। आप बच्चों सिर्फ समझना कोलिजन, यहां सारा आपके नोट्स में हो रहा है, उसी से आपने पढ़ना है, उसी से लिखना है। तो कोलिजन क्या होता है बच्चों,
जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है मींस फिजिकली कोलाइड, तो दैट इज कॉल्ड कोलिजन। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराए। जब एक बॉडी का पार्ट दूसरी बॉडी के पार्ट से डिस्टर्ब भी हो, उसको भी बच्चों कोलिजन कहते हैं। When the path of the one body gets disturbed by the path of other body, that's also called collision. तो बच्चों कोलिजन के टाइप्स तो बहुत हैं तुम्हारे लेवल पे, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन है। इनकी थ्योरी आपके नोट्स में लिख रही है। तो इलास्टिक कोलिजन में बच्चों क्या फीचर्स हैं उसके, कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये तुम्हारा इलास्टिक कोलिजन होता है। जबकि इनइलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व्ड है और टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूं। इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में 100% कंफर्म पेपर में। तो बच्चों देखो, टॉपिक का नाम कोलिजन। ये रही एक बॉडी मास m1, ये रही दूसरी बॉडी मास m2, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। अब ये ऐसे करके जा रही है, तो बच्चों ये इससे टकरा गई। टकरा गई क्यों? क्योंकि u1 बड़ा है u2 से। तो ये तो केस हो गया बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन अब क्या हुआ? लो बच्चों, ये दोनों टकरा गई m1 m2, तो ये केस बन गया ड्यूरिंग कोलिजन। और उसके बाद ये बच्चों अलग अलग हो गई। तो देखिए, ये रही m1 और ये रही m2। अब इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2। तो ये हो गया आफ्टर कोलिजन। अब v1 और v2 बच्चों आपको ड्राइव आउट करने हैं, दोनों के दोनों वैल्यू निकालनी है आपको। समझें आप जरा ढंग से कि नंबर 1, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो देखो बच्चों, m1 u1 इनिशियल वेलोसिटी है, m1 पहली बॉडी का मास, प्लस m2 u2 दूसरी बॉडी की वेलोसिटी इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो बच्चों मोमेंटम देख ले, कंजर्व्ड है बिफोर कोलिजन, और ये बन गया बच्चों आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इसमें इट मींस कंजर्व्ड। सो m1 u1 इसको यहां ले आओ बच्चों, तो माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। बच्चों v और u में डिफरेंस देख लेना। v ऐसे घूम के बनाया हुआ है मैंने, तो m1 बच्चों यहां से कॉमन, तो u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 कॉमन v2 माइनस u2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 हो गया बच्चों। अब ये तो हो गया मोमेंटम कंजर्व्ड। अब ले लो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो ये तो मोमेंटम कंजर्व्ड था। अब नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है बच्चों, तो देखिए हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो ये तो हो गया बच्चों बिफोर कोलिजन।
अब हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब बच्चों हाफ 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 तो कैंसिल हो गए, कॉमन ले कैंसिल हो गए, तो m1 u1 स्क्वायर इसको इधर ले आओ बच्चों, तो माइनस में m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। फिर से कॉमन ले लो बच्चों, m1 कॉमन ले लिया तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 बाहर v2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन 2 है बच्चों। अब इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे तो देखते हैं जी 2 डिवाइडेड बाई 1। तो बच्चों देखिए m1 यहां से u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b इज इक्वल्स टू m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई दिस वन बच्चों। सो m1 u1 माइनस v1 ये वाला और m2 v2 माइनस u2, इससे ये कट गया बच्चों और इससे ये कैंसिल हो गया। m1 से m1 गया, m2 से m2 गया, तो u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ये आपके सामने है बच्चों। अब यहां से आप देखो अगर तो u1 माइनस u2 इसको यहां ले आए बच्चों और v2 माइनस v1, तो ये एक रिलेशन बन गया। क्या बन गया बच्चों? दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बच्चों। तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। यहां से v2 निकाल लो बच्चों, तो v2 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 और प्लस v1। v1 बच्चों v और u में डिफरेंस बहुत जरूरी है करना। u ऐसे घुमा हुआ है बच्चों, अब देखिए ये जो v2 निकला तुम्हारा, इस v2 को बच्चों यहां से इसको मान लो इक्वेशन नंबर x जो पहली लाइन लिखी है आपने, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इस 2 को बच्चों इस x में लाके रख दो। देखिए इतना बड़ा सब कुछ हो चुका है, इस v2 को लाके यहां रख दो बच्चों, यहां पे इस इक्वेशन में v2 में। तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, जब आपको इसमें प्लेस करोगे तो m1 u1 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 और बच्चों v2 की जगह ये रहा u1 माइनस u2 प्लस v1, तो u1 माइनस u2 प्लस v1। देख लो बच्चों ये रहा v2, यहां लाके रख दिया।
तो अब क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान दो। कि M1 U1 M2 U2 M1 V1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसमें, तो M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1। देखो ये फैक्टर बचा। अब V1 वाली सारी चीजें आप एक तरफ ले आओ, क्योंकि V1 ही तो आपने निकालना है। तो क्या बच गया, इस वाले V1 को बच्चों, इस वाले V1 को देखो, एक V1 तो ये रहा और एक V1 बच्चों ये रहा, यहां से V1 कॉमन निकाल दो, तो M1 U1 प्लस बच्चों ये M2 U2 माइनस का है, इसको इधर ले आओ, तो M2 U2 ये रहा और M2 U2 ये रहा, तो ये तो प्लस 2 टाइम्स M2 U2 हो गया। अब और क्या आएगा बच्चों इधर, ये भी आएगा इस तरफ, तो माइनस M2 U1 इज इक्वल्स टू, देखो यहां से ये और यहां से ये कॉमन आ रहा है बच्चों V1, तो V1 कॉमन आ गया, तो M1 प्लस M2 ये आ गया बच्चों। अब देखना जरा इन दोनों में U1 कॉमन है, तो U1 कॉमन है तो निकाल दो, M1 माइनस M2 U1 प्लस 2 टाइम्स M2 U2, और बच्चों इसको इससे डिवाइड कर दो, सो दैट इज M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू V1। तो बच्चों ये तो आई आपकी पहली वेलोसिटी V1 आफ्टर कोलिजन। अब देखो बच्चों, डायरेक्ट कर सकते हो आप, डायरेक्ट इस वाले V1 को इस इक्वेशन 2 में रखना है आपने, फिर पूरा सॉल्व करोगे पूरा, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। इस वाले V1 को अगर आप यहां प्लेस करते हो, देखो ये V1 ही तो है, तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और V2 आएगा। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सिमिलरली V2 इज इक्वल्स टू बच्चों, तो जहां 1 है बच्चों वहां आपने 2 लिख दिया, तो जहां 2 हो वहां 1 लिख दो, आ गया आंसर। कैसे, देखिए M1 की जगह M2 माइनस M2 की जगह M1, U1 की जगह U2 प्लस 2 टाइम्स M2 U1 डिवाइडेड बाई M2 था बच्चों, M1 हो जाएगा यहां, डिवाइड बाय M2 प्लस M1, तो ये बन जाएगा बच्चों वेलोसिटी 2। वैसे आप इसको इसमें पुट करके प्रॉपर्ली कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये बन गई वेलोसिटी 1, ये बन गई वेलोसिटी 2। अब बच्चों इसमें कुछ केसेस हैं, वो केसेस ऐसे न्यूमेरिकल काम आते हैं, डेरिवेशन तो ये यहीं तक है, लेकिन इसमें कुछ केसेस हैं, और वो केसेस क्या हैं बच्चों, जरा ध्यान देना। केस 1, इफ M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, ये तो बच्चों पहला केस है, तो क्या होगा V1 एंड V2। दूसरे केस में M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, ये केस सेकंड है बच्चों, और U2 को 0 ले ले। अब U2 आपने 0 ले लिया इस बार। तीसरे केस में ये न्यूमेरिकल है,
आपको V1 V2 निकालते चले जाना है। तीसरे केस में बच्चों M1 बहुत बड़ा ले लो M2 से और U2 0 ले लो, और चौथे केस में M2 बहुत बड़ा ले लो M1 से और U2 को 0 ले लो। तो बच्चों एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, ये सारी चीजें पुट करो यहां पे और यहां पे, और V1 और V2 की वैल्यू निकालेंगे। ये हुआ बच्चों आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक, कोलिजन खत्म।